संदीप, जो कि अब अपने काबू में नहीं था, वो बस इंस्पेक्टर अंगद का गला काटने वाला था कि एकदम से अंगद ने उसके हाथ को पकड़ा, उसे सामने की तरफ फेंका और मुंह पर एक लात मारी जिससे वो दूर जाकर गिरा। भले तुम सबकी तरह मेरे पास सुपर नेचुरल पावर नहीं है, पर नेचुरल पावर तो है। ये देखकर सब इंप्रेस हुए, पर अब तक संदीप को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो भागते हुए अंगद की ओर बढ़ा कि तभी गुरुजी कुछ बतबताते हुए उस अस्त्र को आसमान में फेंकते, जिससे वो लाल चांद एकदम से सफेद हो जाता और वो अस्त्र सीधा जाकर एक ही वार में संदीप का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वेदा एकदम से शांत हुई। जो इस धरती पर आया उसका एक कर्तव्य है, जो खासकर भगवत कृपा के साथ आया उसके पास तो और भी जरूरी कर्तव्य। जरूरी नहीं है कि कोई भी बुरी शक्ति यहाँ है तो उसे बस वेदांत ही मारेगा। ये संसार पहले से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इस धरती के हर कोने में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अंधेरे का साथ लेते हैं, और उसी कोने में ऐसे लोग भी हैं जो इनका खात्मा करेंगे। मेरा कर्तव्य था इसका अंत करना। बस इंतजार था मुझे उस पत्थर के टूटने का, ताकि वो शक्ति पूर्ण रूप से बाहर आ सके। और मैं जानता था कि वेदांत के यहाँ पर जाते वो पत्थर टूटेगा जरूर। उतनी देर में इंस्पेक्टर अंगद गुरुजी के पीछे आए और बोले, डायलॉग कम मारिए और अपने हाथ ऊपर कर दीजिए। आपने एक इंसान को मारा, चाहे वो कैसा भी है। उसे मारने का हक आपको नहीं है। हम उसे पकड़ते सजा देते, ये तो नहीं कि उसे मार देंगे। मैंने भले उसके ऊपर गोली चलाई थी, पर हाथ पर, वो भी मजबूर होकर। पर आपने तो उसका सर ही काट दिया। आपको अब चलना होगा मेरे साथ। एकदम से चांद हटा, रात ढली और समय बाहर के समय के अनुसार सामान्य हो गया। अब जो अंगद ने उस दिशा की ओर देखा जहां पर वो लाश पड़ी थी संदीप की, जहां वो होनी चाहिए थी, वहां पर कुछ नहीं, बस राख का एक ढेर था जो चलती हवा से थोड़ा थोड़ा उड़ रहा था। इंस्पेक्टर अंगद बिल्कुल हैरान हो गए। वो लाश कहाँ गई? अभी यहीं पर तो थी। गुरुजी पलटे और हंसे। बेटा, तुम लाश के बिना, सबूत के बिना मुझे कैसे लेकर जाओगे अपने साथ? खैर, संदीप तो कब का मर चुका था जब उस स्थान पर गया। उसने वो विद्या की, उसकी बुरी इच्छाओं ने, बुरे इरादों ने संदीप को मार दिया। बस ये उसका अंश था, असल ताकत उस पत्थर में थी। ये तो बस अपने पूरे इरादों को, नफरत को, उस पत्थर की ताकत को कंधे पर ढोए घूम रहा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। गुरुजी मर चुका था पहले, तो ये क्या वो शैतान था? मतलब यही वो राक्षस था? आर्यन ने पूछा, जिस पर गुरुजी बोले, बेटा नहीं, मतलब इसके अंदर जो अच्छाई थी, इसकी इंसानियत थी, वो मर गई थी। इसमें बस भोग, लालच, नफरत, ये सब बचा था। एक राख का ढेर था मानो, जिसमें इंसानी जज्बात थे, इंसानियत थी। पर जब ये सब नहीं बचा तो राख का ढेर बन गया। इसमें बस बुरे इरादे बचे, नफरत बची, और उस ताकत ने इसे थोड़ा आकार दे दिया। तो थोड़ा तुम इसको ऐसे समझो। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, वेदा को देखो। एकदम से सब पलटते हैं। वेदा वही बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। स्मृति भागकर वेदा के पास गई। जैसे ही स्मृति ने वेदा को छुआ, उसे महसूस हुआ कि वेदा का शरीर तो आग की भट्टी की तरह तप रहा है। सब वेदा को लेकर नीचे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अंगद स्मृति की मां को अरेस्ट कर लेते और पूछते हैं कि स्मृति के पापा की बॉडी कहाँ है। तो बताती है कि वहीं पुराने घर के आंगन में वो दफन है। वही आंगन जहाँ जब अंगद गए थे तो देखा था फूल उगे हुए थे, मंदिर था वहीं, और उसी के अंदर लाश। बेचारी माँ समझती थी उसका बेटा उससे दूर है, पर वो वहीं था, बस कुछ फुट जमीन के अंदर। जुर्म उन्होंने अपना कबूल कर लिया। दरअसल जिस दिन स्मृति के पापा को जल्दी आना था, उसी दिन संदीप उनके घर चला गया था। स्मृति तो अपने कमरे में थी और स्मृति के दादा दादी मंदिर गए हुए थे। स्मृति की माँ को यह बात पता थी, तो उसने संदीप को बुला लिया था। पर उसे यह नहीं पता था कि स्मृति का पिता भी आने वाला है। और जब स्मृति का पिता आया तो उसने उन दोनों को एक बहुत ही आपत्तिजनक हालत में देख लिया। बस संदीप ने स्मृति के पापा को मार दिया और उन दोनों ने मिलकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया, उसी आंगन के। तुरंत संदीप ने लेटर लिखा स्मृति का पिता बन के कि मैं भाग रहा हूँ,
और बस आगे की सारी बात सबको पता थी। स्मृति बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। उसके पिता को न्याय मिला। ये पता चल गया कि उसके पिता भागे नहीं थे, और इसके साथ साथ समाज को भी पता चल गया। अब उसे कोई भी ये नहीं कहेगा कि भागे बाप की बेटी। पर उसकी माँ ने, जिसने संदीप के जादू में से पर उसके पिता को मार दिया, आज वो जेल में थी। संदीप तो खत्म हो चुका था, पर स्मृति के पास रहने को अब क्या घर था, क्या जगह थी, वो क्या करे उसे कुछ भी पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वेदा अब तक होश में आ चुके थे। गुरुजी वहीं बैठे हुए थे, जो वेदा के माथे पर अपना हाथ फेर रहे थे। वो कहते हैं, वेदा, मैंने तुम्हें कहा था भावनाओं को काबू रखा करो। ये शक्तियाँ तुम्हारी हैं, तुम इन शक्तियों के नहीं। ये तुम पर हावी हो सकती। इस बार तो मैं था यहाँ पर जिसने तुम्हें बचा लिया। हमेशा नहीं रहूँगा मैं। मुसीबत में फंस सकते हो तुम, और मृग विद्रासुर को मारने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू करना होगा। मैंने कहा था अपनी भावनाओं को मारो मत, उन्हें स्वीकार करो, अपनाओ। तुम उन्हें दबा रहे हो। जिस पर वेदा यहाँ वहाँ देखते सभी थे वहाँ पर। स्मृति, प्रिया, आर्यन, अंगद, प्रेसिडेंट भी। गुरुजी समझ गए कि वेदा अकेले में बात करना चाहते। गुरुजी ने सबको जाने को कहा। अब बस उस कमरे में वेदा और गुरुजी थे। वेदा कुछ बोलते कि उससे पहले गुरुजी ने कहा, तुम स्मृति से प्रेम करते हो, उसके बारे में कुछ सुन नहीं पाते ना, अपनी बात बोल नहीं पाते, इसलिए भावनाएं दबी रह जाती हैं और हावी हो जाती हैं तुम पर। यही बात है ना। वेदा ने बस हाँ में सिर हिलाया। बेटा, इन भावनाओं को दबाने से अच्छा है जाकर उसे बोल दो कि तुम उससे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो। इसमें क्या ही बड़ी बात है जो तुम कर नहीं पा रहे हो। बेटा, प्रेम करना तो अच्छी बात होती है, पर एक के साथ ही, और तुम उससे बहुत प्रेम करते हो। जिस पर वेदा काफ़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, पर गुरुजी, क्या ये सही रहेगा? मतलब मेरे जीवन का क्या पता, अब उस संजय से लड़ाई में मैं कहीं मारा जाऊं। जिंदगी का तो मैं कुछ भी पता नहीं। हालांकि पूरी कोशिश करूंगा मैं उसे हराने की, पर कुछ हो गया तो। वैसे भी गुरुजी, वो मुझे कहाँ पसंद करेगी? मैं आम सा पंडित, कोई फैंसी लाइफ तो जीता नहीं। आम सा रहता हूँ, ऐसे बनकर मंदिर में रहता हूँ, कोई बड़ा सा अच्छा घर भी नहीं है। वो थोड़े बड़े घर में रहती है, सब सुख सुविधाएं हैं उसके पास। मेरे पास क्या? कभी मिशन मिल गया तो यहाँ वहाँ ठहर जाता हूँ। मतलब वो तो मना ही कर देगी। ये सुनकर गुरुजी हंसे और बोले, वेदांत, आम इंसानों के भी जीवन का क्या भरोसा होता है? आज शादी हुई, 5 दिन बाद पता चला मृत्यु मिल गई, तो क्या इंसान ये सोचकर ग्रस्त ना हो? वेदांत, वैसे भी तुम कोई आम पंडित नहीं हो, और भला कभी पंडित आम हुए हैं? और रही बात ये सब जो तुम बोल रहे हो, आजकल के बच्चों में पता नहीं क्या दुनिया के 36 भर के नखरे आ गए। एक औरत को प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। प्रेम ईमानदारी और भाव चाहता है। और स्मृति तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। एक बात बताओ, तुमने उसे अपने दिल की बात कभी कही नहीं, तो कैसे तुम्हें पता कि वो तुम्हें पसंद करेगी कि नहीं करेगी, ना कर देगी? वेदांत, दिल की बात कहो फिर देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देगी, पर ऐसे भावनाओं को तुम दबाओगे। देखो वेदांत, कल तुम्हें निकलना है संजय को हराने के लिए। आज स्मृति से अपने दिल की बात कर दो। ना होगी या तो हाँ होगी, हाँ हो जाएगी तो और अच्छा है, ना होगी तो कम से कम तुमने अपनी भावनाएं तो उसे बता दी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने देखा है आर्यन स्मृति के करीब आने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते वेदा भी हंस पड़े और बोले, अरे गुरुजी, जलाने की कोशिश कर रहे हैं आप मुझे। मैं जानता हूँ आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, वो ये सब कामों में नहीं है। और ये बात स्मृति से तो मैं आज बात करता हूँ, अपने प्रेम के बारे में उसे बताऊँगा। पता नहीं कैसे, मैंने तो आज तक ये सब कभी किया नहीं है। मतलब अचानक से उससे प्रेम हो गया। जिस पर गुरुजी मुस्कुराते हुए वेदा के माथे पर अपना हाथ फेरते रहते और वेदा सोचते रहते कि कैसे वो स्मृति को अपनी दिल की बात कहे।